हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 2023 की, जिसमें 10 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, साथ ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को भी हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1989 के अंदर यूनाइटेड नेशन इनने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। चलिए यहीं पे हम जनसंख्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनगणना, इसका अधिनियम ये 1948 के अंदर आया था। जनगणना की कार्य की बात की जाए तो ये आर्टिकल 246 के तहत किया जाता है। जनगणना यह संघ सूची का विषय है। भारत में यदि बात की जाए कि पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो ये 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई। यदि बात की जाए दशकीय रूप से जनगणना, तो ये 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई। तो दोनों ही ध्यान रखना है कि पहली बार जनगणना 1872 के अंदर की गई थी, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जबकि दशकीय रूप से जनगणना ये सन 1881 के अंदर की गई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यदि बात की जाए कि पहली बार जाति आधारित जनगणना यह 1931 के अंदर की गई। जनसंख्या का अध्ययन इसे डेमोग्राफी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है डेमोग्राफी, जो किसे कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त ये थे हेनरी प्लाउडेन। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जनगणना ये 1951 के अंदर की गई थी, जबकि 2011 के अंदर जो जनगणना की गई ये 15वें नंबर की जनगणना थी। लेकिन ध्यान देना है स्वतंत्रता यानी 1951 के बाद में भारत की ये 7वें नंबर की जनगणना थी। 2011 में जनगणना आयुक्त ये सी चंद्रमौली थे। सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है। यदि बात की जाए सबसे कम जनसंख्या, तो ये सिक्किम राज्य के अंदर है। न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो ये बिहार के अंदर है, और सर्वाधिक साक्षरता कहां पे है? केरल राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा पोखरी योजना प्रारंभ की है? तो अम्मा पोखरी योजना ये ओडिशा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ओडिशा राज्य के अंदर तालाब हो गए या फिर जो जल निकाय है, इनको पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना इसको शुरू किया गया है। चलिए यहीं पे बात की जा रही है ओडिशा राज्य की। तो ओडिशा के आपको मुख्यमंत्री ध्यान रखने, यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। यदि राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट हम यहीं पे कुछ प्रमुख योजनाओं को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, जिसको 25 दिसंबर 2000 को लागू किया गया था और इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया गया। नेक्स्ट है फेम योजना यानी FAME, फेम योजना जिसका संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने से। 5 स्टार योजना का संबंध है पोस्ट ऑफिस से, यानी पोस्ट ऑफिस ने शुरू की थी 5 स्टार योजना। मिशन इंद्रधनुष जिसको 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया और इसका संबंध है टीकाकरण से। कुसुम योजना जिसका संबंध है सोलर पंप से, इसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है नरेगा से संबंधित अधिनियम। तो ये 2005 के अंदर आया था, लेकिन ध्यान देना है नरेगा को 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा नाम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स कंपनी को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहां पे लाइसेंस मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी आपको ध्यान रखना है, यहाँ की राजधानी है उलन बटोर। और मंगोलिया देश के अंदर ही अभी हाल ही में जो एलोन मस्क की कंपनी है जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स कंपनी है, और इसी के एक सैटेलाइट का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसके द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसका लाइसेंस अभी हाल ही में मंगोलिया देश को मिला है। चलिए यहीं पे हम विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अटाकामा मरुस्थल की। अटाकामा मरुस्थल जो कि पेरू और चिली के देश की सीमा के ऊपर स्थित है, यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ये चीन और मंगोलिया देश की सीमा पर स्थित है। दस्त है कबीर मरुस्थल, दस्त है लूत मरुस्थल, ये दोनों के दोनों ईरान देश के अंदर स्थित है। सारा मरुस्थल की बात की जाए तो ये अफ्रीका के अंदर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। टकला मकान मरुस्थल ये चीन देश के अंदर स्थित है। और एक है कालाहारी मरुस्थल जो कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जो ये टेली मानस चैटबॉट है ये जम्मू कश्मीर के अंदर मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य। यह भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट है जिसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी व्यक्ति मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श ले सकता है और ये 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। तो मानसिक संकट के लिए टेलीमानस चैटबॉट इसको जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर है दीपिका देशवाल। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है दीपिका देशवाल जो कि संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए यहीं पे हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको डिटेल से कवर करेंगे। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। यदि इसके महासचिव की बात की जाए तो महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जबकि फर्स्ट महासचिव थे ट्रिगवेली। जो ट्रिगवेली थे ये नॉर्वे के निवासी थे। संयुक्त राष्ट्र के अंदर यदि सदस्य राष्ट्रों की बात की जाए तो इसमें 193 राष्ट्र है और दक्षिणी सूडान को नवीनतम शामिल किया गया। स्थापना के समय इसमें सदस्यों की संख्या थी 51। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य है विश्व में युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को निभाने की प्रक्रिया और जीवन स्तर में सुधार करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसके टोटल 6 प्रमुख अंग है। कौन कौन से? एक तो महासभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक है न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक है सचिवालय। लेकिन ध्यान देना है कि जो न्यास परिषद है इसको 1 नवंबर 1994 में इसका संचालन बंद कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को 1947 के अंदर अंगीकृत किया गया। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो एक तो है अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी आधिकारिक भाषा है। लेकिन इसके अंदर रूसी, चीनी, स्पेनिश और अरबी भाषा भी शामिल है। लेकिन आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच इन दोनों के अंदर ही कार्य किया जाता है, जबकि आधिकारिक भाषा ये टोटल 6 भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहां पे स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक योजना सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य के अंदर। तो गुजरात राज्य के अंदर अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना इसको लॉन्च किया गया है। इसमें एक तो 499 रुपए का प्रीमियम दिया जाएगा। इसमें जैसे कोई श्रमिक हो गया, इन श्रमिक की मृत्यु हो गई या फिर ये आंशिक तौर पर विकलांग हो गए तो ऐसी स्थिति के अंदर इनको क्या दिया जाएगा? सहायता राशि दी जाएगी। यदि इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के उपरांत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में इसमें एक तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, साथ ही फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि ये अलग से दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में तीसरा विश्व में हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यानी नवंबर 2023 के अंदर तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि अब तक टोटल 3 विश्व हिंदू सम्मेलन हो चुके हैं। ये कहां पे हुई है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन इसका आयोजन बैंकॉक के अंदर थाईलैंड के अंदर किया जाएगा। यदि आयोजक की बात की जाए तो ये वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन जिसके ट्रस्टी कौन है? स्वामी विज्ञानंद, इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत में आमंत्रित सदस्य की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी ये इसके अंदर आमंत्रित सदस्य हैं। पूर्व में जो 2 विश्व हिंदू सम्मेलन हुए थे इसमें पहला तो हुआ था दिल्ली के अंदर 2014 के अंदर, जबकि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन ये शिकागो के अंदर आयोजित किया गया था 2018 के अंदर। जबकि अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर जो आयोजन किया जाएगा ये कहां पे किया जाएगा? बैंकॉक के अंदर, जो कि कहां पे स्थित है? ये थाईलैंड के अंदर स्थित है। सम्मेलन में चर्चा के विषय की बात की जाए तो हिंदू समुदाय के समक्ष अवसर और चुनौतियां इनके ऊपर चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप
विश्वनाथ आनंद को हराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। तो डी गुकेश जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यह भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी थे। इन्होंने अभी हाल ही में 5 बार के ग्रैंड मास्टर यानी जो विश्वनाथ आनंद थे, इनको अभी हाल ही में हरा दिया। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं फिडे की, यानी फिडे जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय है लोजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं प्रथम ग्रैंड मास्टर की, जो कि थे विश्वनाथ आनंद। और प्रथम ग्रैंड मास्टर यदि महिला की बात की जाए तो यह थी एस विजय लक्ष्मी। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर विश्व की बात की जा रही है तो यह थे अभिमन्यु। लेकिन यदि बात की जाए कि भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये थे डी गुकेश। यहीं पे ध्यान देना है कि 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर जो कि सायतन दास बने हैं, और 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर यह थे प्रणीत वुपल्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय आम महोत्सव यानी आमरस इसका उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के अंदर। तो रूस के अंदर भारतीय आम महोत्सव यानी जो आमरस है, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्की वेलेरी कोलो। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है रिक्की वोकेरी कोलो। इनको अभी हाल ही में मिस नीदरलैंड जीतने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। चलिए यहीं पे हम बात करेंगे मिस यूनिवर्स विनर जो कि इंडिया की है, यानी इंडिया की कौन कौन सी मिस यूनिवर्स है जिन्होंने अभी तक ये अवार्ड जीता है। तो इसमें सबसे पहली आती है हरनाज संधू, जिन्होंने 2021 के अंदर ये खिताब जीता था। लारा दत्ता ने 2000 के अंदर, और एक है सुष्मिता सेन जिन्होंने 1994 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट यहीं पे हम मिस वर्ल्ड विनर की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी है जो कि मिस वर्ल्ड विनर्स है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रीता फारिया। इन्होंने 1966 के अंदर ये खिताब जीता था। ऐश्वर्या राय ने 1994 के अंदर, डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुखी इन्होंने 1999 के अंदर, एक है प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने सन 2000 के अंदर, मानुषी चिल्लर इन्होंने सन 2017 के अंदर ये खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जिनको वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए यहीं पे हम लोकमान्य तिलक पुरस्कार को कवर कर लेते हैं। इसकी शुरुआत सन 1983 के अंदर की गई थी, और 2023 के अंदर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। यदि बात की जाए 2022 के अंदर, तो 2022 के अंदर ये टेसी थॉमस को दिया गया, जिनको मिसाइल वुमन के नाम से भी जाना जाता है। तो मिसाइल वुमन यह है टेसी थॉमस, जिनको 2022 के अंदर लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। यहीं पे ध्यान देना है कि जो लोकमान्य तिलक है, इन्होंने एक तो केसरी हिंदी के अंदर और एक है मराठा अंग्रेजी के अंदर समाचार पत्र ये शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है, वे प्रधानमंत्री जिन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया वे कौन कौन से थे? तो एक तो है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, एक है मनमोहन सिंह, और फोर्थ नंबर पे अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनको शामिल कर लिया गया। यानी लोकमान्य तिलक पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से हो गए? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्थान चौथे नंबर का, यानी ग्लोबल फायर पावर के अंदर भारत का स्थान हो जाएगा चौथे नंबर का। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन कौन से देश हैं। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट, इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं के अंदर 5 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है अमेरिका। अमेरिका का स्थान इसमें फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे आता है रूस। थर्ड नंबर पे आता है अपना पड़ोसी देश जो कि कौन सा है? चीन। फोर्थ नंबर की बात की जाए तो यह है अपना देश है भारत, और फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रिटेन देश। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में जिमेक्स समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में एक तो भारत और एक है जापान, यानी भारत और जापान के बीच में जिमेक्स 2023 इसका आयोजन किया गया, और ये इसका 7वें नंबर का संस्करण था। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी के अंदर किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, इसमें 28% का जीएसटी लगाया गया है। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग हो गई, कैसीनो हो गए, गुड़ दौड़ हो गई, इन सभी के अंदर 28% का जीएसटी लगाया गया है।
चलिए यहीं पे हम जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़, इनमें 28% का जीएसटी लगाया गया है और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष ये वित्त मंत्री होते हैं, जबकि वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम राज्य है और जीएसटी यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको समवर्ती सूची का टैक्स है। जीएसटी इसको विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया और जीएसटी काउंसिल ये संविधान के 279A आर्टिकल के अंदर निहित है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता ये वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और अभी हाल ही में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसी का अभी हाल ही में आधिकारिक शुभंकर ये भगवान हनुमान इनको घोषित किया गया है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह है आधिकारिक शुभंकर जिसमें भगवान हनुमान की फोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइलेन बेली सिंड्रोम के कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरू देश के अंदर। पेरू की आपको राजधानी ध्यान रखनी है, यहाँ की राजधानी हो जाएगी लीमा। और जो गुइलेन बेली सिंड्रोम है यह क्या है? तो गुइलेन बेली सिंड्रोम यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ये आपकी नसों के ऊपर हमला करता है। आपके हाथ और पैरों के अंदर कमजोरी, झुनझुनी ये इसके शुरुआती लक्षण है। तो इसी के कारण यानी जो गुइलेन बेली सिंड्रोम है इसी के कारण पेरू देश के अंदर अभी हाल ही में 90 दिनों के लिए स्वास्थ्य आपातकाल ये घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है? जूके 2, इसको कहां पे लॉन्च किया गया यानी किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। तो चीन ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है? जूके 2, इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? स्पेस एक्स कंपनी। इसने भी दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था लेकिन वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन अभी हाल ही में चीन ने जूके 2 रॉकेट लॉन्च किया है जो कि इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जिसका नाम क्या है? लिसा, इसको कहां पे लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य के अंदर। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर जिसका नाम क्या है? लिसा, इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भारत की जो पहली क्षेत्रीय एआई आधारित न्यूज एंकर है जिसका नाम क्या है? लिसा, यह एक तो उड़ीसा भाषा के अंदर और अंग्रेजी भाषा के अंदर कार्य करेगी। इसी से साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इंडिया टुडे इसने सना नाम की एक एआई न्यूज एंकर इसको लॉन्च किया था। तो सना नाम की एआई न्यूज एंकर यह तो इंडिया टुडे के द्वारा लॉन्च की गई, जबकि लिसा जो न्यूज एंकर है यह ओडिशा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। लेकिन जो ओडिशा राज्य है यह एक तो उड़िया भाषा के अंदर और अंग्रेजी भाषा के अंदर ये कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, इस मिशन के परियोजक निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी वीर मुथुवेल, ये हो जाएंगे इस परियोजना के निदेशक। चलिए यहीं पे हम चंद्रयान से रिलेटेड और इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो जिसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है और यदि इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो यह है डॉक्टर एस सोमनाथ। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो यह विक्रम साराभाई है और अभी वर्तमान में डॉक्टर सोमनाथ है इसके अध्यक्ष है। इससे पहले थे के सिवान, तो के सिवान इनसे पूर्व अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में है डॉक्टर एस सोमनाथ। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं एक तो चंद्रयान फर्स्ट की। चंद्रयान फर्स्ट इसको 2008 के अंदर लॉन्च किया गया था। PSLV C11 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसने वहां पे डिस्कवरी की से वाटर की और इसमें टोटल 11 पेलोड लगे हुए थे। इसमें ऑर्बिटर को लॉन्च किया गया था। उसके बाद में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 के अंदर, जिसको GSLV MK3 M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर 14 इंडियन पेलोड लगे हुए थे, जिसमें एक तो है प्रज्ञान रोवर भेजा गया था, विक्रम लैंडर भेजा गया था और एक था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का कार्य था लूनर सरफेस के चारों तरफ चक्कर लगाने का। विक्रम लैंडर जो है इसका कार्य था
कि चंद्रमा के साउथ जो पोल है वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करना इसका कार्य था, जबकि जो प्रज्ञान रोवर है इसका कार्य था वहां पे एक्सपेरिमेंट करना। जो भी एक्सपेरिमेंट करने थे चांद की सतह के ऊपर, वो सारे के सारे कार्य ये प्रज्ञान रोवर के द्वारा किया जाना था। उसके बाद में अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जिसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ये इसरो का तीसरा चंद्र मिशन था, जिसके लॉन्चिंग व्हीकल की बात की जाए तो मार्क 3 यानी LVM-3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन ध्यान देना है LVM-3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग स्थल की बात की जाए तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। लूनर ऑर्बिट 100 किलोमीटर पहले। यहाँ पे पेलोड बार की बात की जाए तो 3895 किलोग्राम इसका पेलोड बार है। मिशन लाइफ की बात की जाए तो एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिन के बराबर ये वहां पे कार्य करेगा। लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के साउथ पोल के पास में लैंडर और लोवर इसके सॉफ्ट लैंडिंग करवाना इसका लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 2 का भी लक्ष्य ये था, लेकिन चंद्रयान 2 के अंदर विक्रम लैंडर जो है इसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, वहां पे जाके हार्ड लैंडिंग की। इसकी वजह से ये क्रैश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम क्या है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहीं पे आपको ध्यान देना है, फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? पेरिस यहाँ की राजधानी है। यदि यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, जो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है वर्तमान में राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रों। तो इमैनुअल मैक्रों यह यहाँ के राष्ट्रपति है। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में जो मिस्र देश है, मिस्र के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको एक ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द नाइल, यानी मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड ये दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर ये किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति अगलियाम। तो जो प्रीति अगलियाम है, इन्हीं को अभी हाल ही में तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर बनाया गया है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ को कवर कर लेते हैं। टिम कुक की बात की जाए, ये एप्पल कंपनी के सीईओ है। सुंदर पिचोई गूगल कंपनी के। सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ है। मार्क जुकरबर्ग की बात की जाए तो ये मेटा यानी जो फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है मेटा, इसी के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। एलोन मस्क ये टेस्ला कंपनी के सीईओ है। एलेक्स गोसर की यह है जॉनसन एंड जॉनसन इस कंपनी के सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अंदर फॉस्फीन की खोज की गई है। क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप जो कि कहां पे स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका। इसी ने फॉस्फीन गैस की खोज की है शुक्र ग्रह के ऊपर। फॉस्फीन गैस इसके मिलने का अर्थ है यहां पे जीवन की संभावना है। चलिए यहीं पे हम सौर मंडल को कवर कर लेते हैं, जिसमें जो सूर्य है, सूर्य के सबसे पास के अंदर बुध ग्रह, उसके बाद में शुक्र ग्रह, नेक्स्ट है पृथ्वी, उसके बाद में आता है मंगल ग्रह। ये जो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, इनको स्थलीय, पार्थिविक या फिर आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है मंगल और जो बुध ग्रह है इनके बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है एक है फॉर वेस्ट्रा क्षुद्र ग्रह, जो कि एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद में आता है बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और सबसे लास्ट में आता है वरुण ग्रह। तो ये आ जाएगा ग्रहों का क्रम। यहीं पे आपको ध्यान देना है ब्रह्मांड का अध्ययन, इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सौरमंडल के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। सौर प्रणाली की खोज ये कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति की खोज यानी ग्रह की गति के नियम ये केपलर ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोर्सिकन इसकी खोज किसने की है? तो जो मेजराना जीरो मोर्सिकन है इसकी खोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही की गई है। इस खोज का अर्थ क्या है? इससे जो साइबर सिक्योरिटी है या फिर जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सकता है।
चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोज को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की खोज यह इवान गेलिस्टा टोरसेली ने की थी। सेनीमेटोग्राफ, इसकी खोज की थी थॉमस एल्वा एडिसन ने। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नेबोल ने। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे की खोज ये विलियम रोंटजन ने की थी। ट्रांसफार्मर, इसकी खोज माइकल फेराडे ने की गई। एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर संपर्क। तो सागर संपर्क ये नेविगेशन प्रणाली ये केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री क्षेत्र के अंदर सटीक नेविगेशन के अंदर लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च यह श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है, जो कि जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख देशों के नेविगेशन सिस्टम को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाइडू। वाइडू जो है ये चीन का नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोनास रूस का नेविगेशन सिस्टम है। नाविक की बात की जाए तो ये अपने देश भारत का नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। तो ओडिशा राज्य की जो कुई भाषा है इसी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। चलिए यहीं पे हम आगे बात कर लेते हैं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर टोटल 22 भाषा है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख ये भारतीय संविधान के भाग 12, भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344 से 351 के अंदर निहित है। कौन कौन सी भाषाएं ये आपको यहाँ पे फोटोज के अंदर दिखाई दे रही है। ये जितनी भी भाषाएं ये सारी भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, हिंदी और अंग्रेजी ये भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषाएं है। चलिए यहीं पे हम 8वीं अनुसूची के अंदर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। संघ की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 343 के अंदर निहित है। 21वां संविधान संशोधन यह अधिनियम आया था 1967 के अंदर। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक है 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 के अंदर आया था। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, नमक के थ्रू, यानी नेपाली हो गई, मणिपुरी हो गई और एक हो गई कोंकणी। तो इन तीन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 के अंदर जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 के अंदर आया था, इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली इन भाषाओं को इस संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था। तो पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन के अंदर एक भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के अंदर 3 भाषा को और 92वें संविधान संशोधन के अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस प्रकार से टोटल मिला के 22 भाषाएं हो गई है वर्तमान में संविधान के अंदर। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में शामिल शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। तो एक तो है तमिल भाषा जिसको 2004 के अंदर जोड़ा गया, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 के अंदर, तेलुगु इसको 2008 के अंदर, मलयालम भाषा को 2013 के अंदर और जो ओडिया भाषा है इसको 2014 के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।